हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12 मॉडल सेट नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको जो समय दिया गया है वो 1 घंटा 30 मिनट है और टोटल पूर्णांक है 40। सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द मैक्रो किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश और डी है आपका ग्रीक। तो आप सभी को पता है, जिसने जिसने इसको पढ़ा है, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी मैक्रो को ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन क्या है, डैश है। तो हमारे साधन दुर्लभ हैं, इसीलिए क्या होती है, चयन की समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बीच में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो परेशान ना हो और पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है। तो मूल बिंदु की ओर अवतल होने का जो इसका कारण है वह बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण। ठीक है, इसका जो मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर में है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रीय आय निर्धारण से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, इसमें व्यक्तिगत ठीक है का अध्ययन किया जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक वही हैं जिन्हें, ठीक है, इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कौन है, एडम्स स्मिथ हैं। एडम्स स्मिथ हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। ठीक है, अर्थशास्त्र की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए, ये है उत्पादन कैसे करें। ठीक है, उत्पादन कैसे करें, इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, 5 रुपया हो तो कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। तो इसके लिए जो आप करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साथियों। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, MU इक्वल टू TU माइनस, ठीक है, TUN-1, इसकी एक इकाई कम। तो यहाँ पे जो 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर पे आपका कितना है, 36। और इसकी एक इकाई कम करिए, मतलब N-1 करिए, इससे N-1 करेंगे मतलब आपका जो TU4 है, यानी कितना हो गया आपका 31। माइनस करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, माइनस करेंगे तो 5 होगा। आपको समझ में आ गया होगा कोई कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। आप सभी को समझ में आ गया होगा साथियों। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है, सबको पता है। ठीक है, अतिरिक्त इकाई क्या है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के दो बंडलों, ठीक है, ए में क्या है, समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा बी में क्या है, समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन है, यह कथन क्या है,
यह कथन सर्वथा उचित होना चाहिए। ठीक है, यह कथन सर्वथा क्या है, उचित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि सेट 5 में सबसे आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 10। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू क्या है 15 माइनस पी, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया होने पर वस्तु की मात्रा क्या होगी। तो देखिए आपको दिया है Q इक्वल टू 15 माइनस 2p, ये है। तो इसकी जो कीमत है, प्राइस है, वो कितना है 1 रुपया है, यानी 15 माइनस 2 इंटू 1, यानी 15 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपको 13। ठीक है, 13, यानी कौन सा आंसर सही है चेक करिए, इसका भी ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बस यदि किसी वस्तु का मांग Q इक्वल टू 1/p है, तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत की लोच क्या होगी। मांग की कीमत की लोच क्या होगी, ये 11 नंबर क्वेश्चन है और आपका ये जो सही आंसर है वो मांग की लोच क्या हो जाएगी 1 होगी। मांग की लोच क्या होगी 1 होगी। चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, माना कि एक बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, इसकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है, तो इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बस। ठीक है, इसकी वस्तु की कीमत 3 वस्तु पर प्राप्त बाजार की मांग क्या होगी, ये 2 होगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी सही है 6। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बजट रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 की ढाल क्या होगी। 3x प्लस 4y की ढाल जो होगी वो इस पर डिपेंड करेगी px, ठीक है, बाई पी वाई, माइनस पी एक्स बाई पी वाई। माइनस पी एक्स बाई पी वाई क्या है, पी एक्स क्या है आपका, देख लीजिए, पी एक्स जो है 3 है और नीचे वाई में क्या है 4 है, यानी ऑप्शन इसका बी भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय की कीमत कम होने पर चीनी की मांग क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए और बहुत ही आसान भी। डी, चाय की कीमत कम होगी तो चीनी की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कि फिर वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी क्या होगी, मांग वक्र की ढाल क्या होगी, मांग वक्र की ढाल धनात्मक होगी। मांग वक्र की ढाल क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ये लगातार चलने वाली होगी, इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए 17 नंबर, किस साधन कीमत को मजदूरी कहा जाता है। ठीक है, मजदूर क्या करते हैं, श्रमिक होते हैं, यानी श्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 18 पे। दो साधन श्रम एल और पूंजी क्या है के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू 5L प्लस 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार की वस्तु की टेस्ट अधिकतम मात्रा क्या होगी, अधिकतम, सॉरी भूल गया क्वेश्चन ही कहाँ था। दो साधन श्रम L और वस्तु के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू क्या 5L प्लस 3K है। श्रम और पूंजी की 100 इकाई रोजगार से वस्तु की, ठीक है, वस्तु की यहाँ पे डे से अधिकतम मात्रा उत्पादन हो सकता है। अधिकतम मात्रा क्या उत्पादन हो सकता है, अधिकतम मात्रा जो उत्पादन हो सकता है वो आपका है 800। ठीक है, वो उत्पादन यहाँ पे एक प्रत्येक इकाई कितना है, पूंजी की इकाई 100। ठीक है, तो इसका आपका टोटल जो सही आंसर है 800 है, यानी ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, साधनों, ठीक है, साधनों के वैसे संयोग की तकनीक के रूप में दक्ष कहा जा सकता है। साधनों के वैसे संयोग की तकनीक के रूप में दक्ष कहा जा सकता है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या होगी, जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी।
एक साधन की मात्रा क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छे दोस्त, आप सभी का बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या है, समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डेस मात्रा का उत्पादन करते हैं, जो वस्तु की डेस मात्रा का उत्पादन करते हैं, समान मात्रा का, क्या, समान मात्रा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो साधन एल तथा के लिए वस्तु फलन क्या है, Q इक्वल टू ए एल अल्फा इंटू, ठीक है, ए एल अल्फा के बीटा है, तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। 0 इकाई है तो 0 ही उत्पादन होगा, और क्या होगा। ठीक है, 0 इकाई है तो इसका उत्पादन भी 0 ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। किस वक्र का आकार क्या होता है, यू आकार का होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कुल स्थिर लागत का जो वक्र होता है वो क्या होता है, यू आकार का होता है। कब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए एल अल्फा ए एल ए के बी, ठीक है, में पैमाने का ह्रास प्रतिफल, ठीक है, प्राप्त होगा। जब क्या होगा दोस्तों, a प्लस बी इज शॉर्टर देन 1 होगा। a प्लस बी इज शॉर्टर देन क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण क्या होगा, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण होगा जब कच्चे माल पर किया गया खर्च, ये परिवर्तनशील होगा, कच्चे माल पर किया गया खर्च। चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या हो जाएगा, औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या हो जाएगा, स्थिर होगा। सीमांत लागत क्या हो जाएगा, सीमांत लागत होगा औसत लागत से अधिक होगी। ठीक है, सीमांत लागत क्या होगी, औसत लागत से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्पादन फलन 5L इसका पावर में है 0.5 और K का पावर भी है 0.5 पैमाने का डेस प्रतिफल को स्थिर करता है। ठीक है, किस प्रतिफल को स्थिर करता है, ये आपका जो प्रतिफल को स्थिर करता है वो है पैमाने का स्थिर, अच्छा बार बार बता रहा हूँ ना मैं, प्रतिशत प्रदर्शित करता है, स्थिर प्रतिशत। मैं बार बार आंसर भी बता रहा था लेकिन मेरे दिमाग में वो पता ही नहीं चलता कभी कभी। ठीक है, बताते रहता हूँ लेकिन आंसर खोजते रहता हूँ कहाँ है। ठीक है, एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्नलिखित रेखा चित्र से दर्शाया गया। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए आपका ये ऊपर की ओर जा रहा है वक्र, यानी 1 से अधिक डेफिनेटली। ठीक है, 1 से अधिक होगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी मांग का। ठीक है, मांग का अधिक की स्थिति होगी जब, मांग अधिक की स्थिति जब होगी, कब होगी बताइए, पूर्ति की तुलना से मांग अधिक होगी जब, पूर्ति की तुलना से जब मांग अधिक होगी तब। ठीक है, चलिए 29। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन की स्थिति में होता है, क्या होता है, जब बाजार संतुलन की स्थिति में होता है डायरेक्टली क्या है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। मांग अधिक के, ठीक है, अधिक के शून्य होता है, पूर्ति अधिक के शून्य होता है। ये सभी जब होते हैं तब इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका, किसी वस्तु की कीमत में 4% कमी होने से उसकी पूर्ति मात्रा में 3% वृद्धि होती है। मतलब जितनी कमी हुई है उतना भी वृद्धि नहीं हुआ है। तो ये क्या है, कौन सा आंसर है इसका, सापेक्ष बेरोजगार है। ठीक है, ये क्या है, सापेक्ष बेरोजगार है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, 31 क्या है, 31 यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तन लागत से कम है तो फॉर्म की वस्तु की कितनी इकाई उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन करेगा, ये कितनी इकाई उत्पादन करेगा, 0 इकाई। ठीक है, कितनी इकाई उत्पादन करेगा, ये 0 इकाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक बाजार में फॉर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की होगी क्या, फॉर्म की संख्या में कमी होगी तो वस्तु की संख्या भी क्या हो जाएगी, फॉर्म ही कम होगा तो वस्तु भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 33। बाजार की पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब, कब होती है।
ठीक है, वस्तु का उत्पादन अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु का स्टॉक में वृद्धि हो। नहीं, सब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। ये सही आंसर है आपका। चलिए, बहुत अच्छे। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दीर्घ काल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या होगी। साम्य कीमत में, ठीक है, मांग घटने पर साम्य कीमत में क्या, मांग घटेगी तो कीमत भी क्या हो जाएगी, घटेगी, कमी होगी कीमत में भी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखते हैं 35। बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्म के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या होगा। तो फर्म के बीच प्रतियोगिता में जो होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो वृद्धि होने वाला है। ठीक है, प्रतियोगिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताएं, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज फिर से बताएं, आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है, एक आधिकारिक वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर हो जब बस, ठीक है, सीमांत आय शून्य होती है, सीमांत आय धनात्मक होती है, सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है, सीमांत आय ऋणात्मक होती है। क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो 36 का सीमांत आय क्या होता है, अधिक का मतलब यहाँ पे शून्य होगा, सीमांत आय शून्य होता है तब बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ पूरा देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, किस में ऋणात्मक होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, एकाधिकार, और क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है, एक अधिकार में। ठीक है, एक अधिकार में आपकी क्या होगी, ठीक है, ढाल ऋणात्मक होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5। मांग वक्र का आकार क्या होगा। मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो। ठीक है, मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो। क्षैतिज रेखा कब होती है आपको पता है, जब होता है आयताकार परवलय। ठीक है, परवलय जब होता है आयताकार, तब क्षैतिज रेखा जो होती है, ठीक है, कुल आगम रेखा एक क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है मांग वक्र का आकार क्या होगा। मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो। एक सरल रेखा धनात्मक की कब होगी, जब मात्रा अक्ष के समांतर हो, मात्रा जब हो अक्ष के समांतर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं लास्ट इसका 40। नीचे दिए गए फॉर्म के लिए सीमांत आगम सूची से वस्तु की इकाई जो है 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति होगी। इसके लिए जो आप करेंगे, ठीक है, टी आर लगाएंगे फॉर्मूला, अब उसके बाद समेशन ऑफ, ठीक है, एम आर यानी एम आर 6 तक आपको क्या करना है, इसको सीमांत आगम को ऐड करना है। तो करिए कितना हो जाएगा, 10 + 8 + 6 + 4 + 2, इसको टोटल कर दीजिए तो आपको ये हो जाएगा 30। और आपका ऑप्शन कौन सा 30 है, ऑप्शन सी सही है मेरे दोस्त। आज के लिए हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया है, सेट 5। ठीक है, तो आपका इकोनॉमिक्स का सेट 5 खत्म हो चुका है। और आप अगर किसी दूसरे सेट को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा सेट देखने है, और उसमें से कौन से क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपके लिए वो सेट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।